आज की क्लास की शुरुआत हम मोशन के एक ऐसे रिजल्ट से कर रहे हैं जो एज ए रिजल्ट भी बच्चे याद कर लेते हैं, एज ए क्वेश्चन भी आपको निकालना आना चाहिए। क्या है वो देखें। क्या है सुने। एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, इसको वो मेरे पास पॉकेट भी नहीं। देखो सुनो, ये यहां से एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया विद द स्पीड u, और इसका ऊपर जाने का जो टाइम ऑफ एसेंट है वो 1 सेकंड से ज्यादा है। तो पूछा यह है कि जो लास्ट 1 सेकंड होगा ऊपर जाने का, मीन्स अगर 5 सेकंड लगे तो 4 से 5 सेकंड, तो लास्ट 1 सेकंड में जो मोशन होगा उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, और ये रिजल्ट u से इंडिपेंडेंट है। आप जी कितनी भी तेज फेंक लो, अगर आपका ऊपर तक पहुंचने का टाइम 1 सेकंड से ज्यादा है तो जो लास्ट 1 सेकंड है उसमें जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो फिक्स है। तो कितना होता है g/2। एज अ रिजल्ट भी ये याद रखना चाहिए। कैसे आएगा वो देखते हैं। कैसे आएगा, मान लो आपने u स्पीड से फेंका तो ऊपर पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, u/g। इट मीन्स यहां आने का जो टाइम है दैट इज u/g। ठीक है, तो यहां जो टाइम था वो था u/g - 1। क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट सेकंड होती है 0 से 1, सेकंड 1 से 2, थर्ड सेकंड 2 से 3, तो nth सेकंड n-1 से n। तो ये कौन सी सेकंड है, ये nth सेकंड है, तो n ये बोला जाएगा कि n ये बोला जाएगा, ऊपर वाला nth सेकंड n-1 से n। इट मीन्स अगर आप snth लिखना चाहें तो n जो होगा वो n कितना होगा, u/g। और एक्सेलरेशन नीचे है तो अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो a कितना बोला जाएगा, -g। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है snl u प्लस a/2, याद है ना, 2n-1 u प्लस की जगह माइनस g/2, 2 टाइम्स n कितना, u/g -1। क्लियर, u माइनस g/2 2g, क्या बचा, u बचा, और माइनस प्लस हो गया और g/2, u से u। मेन बात यह है कि ये रिजल्ट इंडिपेंडेंट। कोई सोचे कि मैं तेज फेंक दूं तो ज्यादा चलवा दूंगा ना, आखिरी सेकंड में तो कितना चलेगा, g/2 ही चलेगा। एज ए रिजल्ट भी हमें ये चीज याद हो जानी चाहिए। पहले बताओ यहाँ तक आया कुछ समझ, ठीक है। 1-2 सवाल आपके भी अभी लेते हैं बीच में, हम भी कुछ अपना आगे बढ़ाएं काम, बिकॉज कल आपका टेस्ट भी है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, और पेपर भी मैंने बनाया, तो आज पढ़ाना भी बड़ा आसान है ना। ऐसा नहीं है कि वही चीज़ पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहली बात, मोशन का रिवीजन कर चुके हो आप, मोशन तो लगभग हो गया है ना, कर लोगे। उनमें तो भाई ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ग्राफिकल भी मिलेंगे, इक्वेशन बेस्ड भी मिलेंगे, और कुछ वैसे लॉजिकल भी मिलेंगे कि आपको कितना उन चीजों की समझ है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक क्वेश्चन कंस्ट्रेंट पे भी मिलेगा, कंस्ट्रेंट मोशन, कुछ अगर उसके बारे में 1 या 2 सवाल हो सकते हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे। आप बताओ कंस्ट्रेंट के रूल्स आपको आते हैं कि मैं रिवाइज करूँ, क्योंकि कल मुझे याद नहीं है, मैं कर चुका फॉरवर्ड पेपर बना के। शायद 1 या 2 सवाल ऐसे हैं जो दिखने में बच्चे को लगता है कि ये तो न्यूटन्स लॉ के हैं, डायग्राम ऐसा है, पुली है, ब्लॉक है, ये है, लेकिन असल में वो सवाल काइनेमेटिक्स के होते हैं। किस पार्ट के, कंस्ट्रेंट मोशन के। कंस्ट्रेंट समझाऊं क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो उसी के दोनों रूल रिवाइज करते हैं। मेनली 2 रूल हैं जो काम आते हैं, बाकी तो हम कुछ भी बना सकते हैं उनमें सवाल। देखिए,
अच्छा, आमतौर पे ये क्यों बोला जाता है कि फिजिक्स का रिजल्ट थोड़ा हल्का रहता है, फिजिक्स का रिजल्ट थोड़ा हल्का रहता है? जैसे इस संडे भी क्लास फिजिक्स की लगाई गई थी कि थोड़ा फिजिक्स का रिजल्ट इम्प्रूव हो, मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हो आप परफॉर्म? अब जैसे कल का पेपर हमने डिस्कस किया, मुझे तो जैसा आपको पढ़ाया गया उसके हिसाब से आसान ही लग रहा था, फिर भी पूरे तीनों सेक्शंस में से एक बच्चा है जो 13 आउट ऑफ 13 स्कोर कर रहा है, जो बता रहा था, और तो किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड करके लिया जा रहा है ताकि फिजिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोशन, आप फ्री नहीं हो चलने के लिए, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, हम दो तरह के कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रिंग प्लस पुली कंस्ट्रेंट। पहला हम पढ़ रहे होंगे स्ट्रिंग प्लस पुली कंस्ट्रेंट, ये वाला। इसमें क्या पढ़ाया मैंने एक दो दिन पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा और ढंग से आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। सुनो, कोई है क्या उसमें? है वेटिंग में? और भी कोई वेटिंग में है तो बता देना। सुनो, एक और आ गया। देखिए, कंस्ट्रेंट मोशन सुनिए क्या है, किस तरह से है। सबसे पहली बात, स्ट्रिंग प्लस पुली कंस्ट्रेंट में क्या है? इसमें ये है कि जैसे ये कोई पुली है, मैं बड़ा जनरल सा मोशन लूंगा, मान लो छत भी चल रही है, ठीक है, छत ऊपर जा रही है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ये एंड इधर जा रहा है भाई, ये एंड अगर किसी से अटैच है, एंड की रस्सी की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जिसके साथ अटैच है वो ब्लॉक जिधर जा रहा होगा ये एंड भी उधर ही। मान लो यहाँ ग्राउंड पे रखा है एक ब्लॉक और वो सीधा चल रहा है, तो ब्लॉक ये आगे जा रहा है, सपोज इसकी वेलोसिटी है कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल आपको दे दिया 37 डिग्री इस वक्त किसी इंस्टेंट, और यहाँ से दूसरा एंड इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर रखा है, मान लो वो किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो हमें उसकी वेलोसिटी पता करनी है कि v क्या होगी। अब मैं अगर इसको क्वेश्चन के तरीके में बदलूं तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है, आप इसको खींच रहे हो, और दूसरा ब्लॉक मैंने यहाँ अटैच कर दिया जो कि नीचे जा रहा है। बन गया एक सवाल। ठीक है, ये छत कैसे चल सकती है? ऊपर कोई चल सकती, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई लिफ्ट हो, कुछ भी हो, उसके साथ अटैच है ना। एक जनरल सी सिचुएशन से हम शुरुआत कर रहे हैं ताकि इस चीज को हम समझ सकें क्या है। सबसे पहला काम, एक एंड पुली को अप्रोच करेगा, रस्सी का एक एंड पुली को अप्रोच करेगा और रस्सी का दूसरा एंड पुली से सेपरेट होगा। रस्सी का एक एंड पुली को अप्रोच करेगा और रस्सी का दूसरा एंड पुली से सेपरेट होगा। तो जो पहला रूल है स्ट्रिंग प्लस पुली का, वो ये कहता है कि चाहे कोई कितना ही चल रहा हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ one end of a string towards the pulley is equal to velocity of separation of other end from the पुली। दूसरा एंड जो है वो पुली से सेपरेट हो रहा होगा, किस तरह से, कितनी वेलोसिटी से? दोनों बराबर होंगे, अप्रोच और सेपरेशन वाली दोनों बराबर। इसमें लगाते हैं, ये लगाएं कैसे, ये चीज हमें देखना है। एंड सेम रूल इज वैलिड फॉर एक्सेलरेशन आल्सो, खाली वेलोसिटी के लिए नहीं, एक्सेलरेशन के लिए भी। लेकिन अब ये सीखो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एक्सेलरेशन ये सब कैसे निकाला जाता है, सेपरेशन और अप्रोच वाला। सबसे पहले इधर आओ, इस एंड को देखो, ये एंड किससे अटैच है? ब्लॉक से। ब्लॉक किधर जा रहा है?
आगे, तो ये एंड भी आगे जा रहा होगा, है ना। कितनी वेलोसिटी से दिखाया गया इस समय? 5 मीटर पर सेकंड से। आपको ये बताना है कि ये क्या होगा। तो मैं रूल तो हटा दूं यहाँ से, समझ आई जाएगी तो। देखिए आपने ये रोप बनाई, ये रस्सी ऐसे बनी। अब अप्रोच या सेपरेशन के लिए आपको ना पुली और रोप दोनों की वेलोसिटीज के कंपोनेंट करने होंगे अलोंग द रोप। देखो पुली किधर जा रही है? ऊपर। कितनी वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकंड से। और रोप का ये एंड किधर जा रहा है? आगे। कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड। अप्रोच या सेपरेशन देखने के लिए आपको दोनों के पुली का और रस्सी के एंड के वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स करने होंगे अलोंग द लाइन ऑफ रोप। ठीक है भाई, ये एंगल दिखा रखा हूं मैं, कितना? 37। ये एंगल है 37 डिग्री। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर डाला तो इस एंड का इधर कंपोनेंट ये आएगा। और आपको पता होगा ना कंपोनेंट, तो कोस लें कि साइन? कोस। तो ये एंड बना 5 कोस 37 डिग्री। कितना होता है जी 37 कोस? 4/5, है ना। 3, 4, 5 के ट्रायंगल हमें याद है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है, एग्जैक्ट नहीं, इसीलिए मैथ्स में कभी नहीं यूज होंगी। आप देख लेना, आप 11, 12 तक चले जाओ, मैथ्स में 37, 53 यूज नहीं करेंगे, फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4/5, 5 से 5 कटा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। अब उसको देखो, पुली ऊपर जा रही है 2 से, मुझे ऊपर से मतलब नहीं, मुझे रस्सी के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो ये इधर की तरफ बनेगा कंपोनेंट। इधर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये बनेगा भाई, ये कंपोनेंट जो होगा। अब ये कैसे लाए? एंगल ढूंढे कहीं से। ये 37 डिग्री, तो ये भी 37 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 37, तो ये कितना बचा? और ये कितना हो गया? 2 cos 53। cos 53 कितना होता है? 3/5। 3/5, तो ये आपका हुआ 2 × 3/5, यानी कि 6/5 मीटर पर सेकेंड। वो एंड आगे जा रहा है, पुली, सॉरी एंड नहीं, पुली आगे जा रही है 6/5 से। मेरे लिए पुली अब 2 से नहीं चल रही, मुझे कोई मतलब नहीं 2 का। पुली जिधर जा रही है उधर उसकी वेलोसिटी रस्सी के अलोंग कितनी है? 6/5। मेरे लिए ये 5 से नहीं चल रहा, मुझे रोप के अलोंग चाहिए। तो ये एंड कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? 4 से। तो अब आप देखो, ये वाला एंड आ रहा है 4 से, और जो पुली है इस डायरेक्शन में जा रही है 6/5 से। तो बताओ अप्रोच कर रहा है ये एंड की सेपरेट हो रहा है? अप्रोच, क्योंकि इस एंड की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, दिख रहा है ना हमें। कितने से अप्रोच कर रहा है? घटाएं कि जोड़ें? घटाना पड़ेगा। आप 6 से पीछे आ रहे हो, अगला 2 से जा रहा है, इट मींस आप 4 से अप्रोच कर रहे हो। आ रहा है ना समझ? ठीक है, देखो अब इधर देखो, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा 4 - 6/5, 14/5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास एक चीज आ गई कि एक एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, और वो आई 14/5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो दूसरे एंड पे, ये 14/5 हम लिख लेते हैं यहाँ। ये हमने एक एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल दी। अब हम चले दूसरे एंड पे। ठीक है, सेकंड देखिए, रोप जैसे वैसे ही बना दो, रोप जैसे वैसे ही बना दो आप, सीधी है रोप इधर। ठीक है, उसके बाद ये एंड कितनी वेलोसिटी से माना है मैंने? नीचे आता हो v से। और पुली को देख के बताओ, पुली किधर जा रही है? कितने से? 2 से ऊपर। तो क्या कोई कंपोनेंट करने पड़ेंगे? नहीं, इस बार तो दोनों ही वेलोसिटीज रस्सी के अलोंग है, कोई कंपोनेंट करने ही नहीं है, पूरी वेलोसिटी काम आएगी। अब बताओ ये दोनों कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं? ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? ऐड, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भी भाग रहा है दूर, वो भी दूर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? v+2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आई थी? 14/5। रूल क्या कहता है कि जो एक एंड की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वही दूसरे एंड की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। क्लियर है? तो आपने इन दोनों को इक्वेट किया, v+2 = एक बार इसको डिवाइड कर दो, 2.8 है, 2.8। तो आपको ये पता लग गया कि जो इस ब्लॉक की वेलोसिटी है
0.8 मीटर पर सेकेंड। बताओ भाई क्या समझ आया कि नहीं आया, कैसे किया हमने? क्लियर है सभी को? ये कंस्ट्रेंट का पहला रूल है। मैंने जनरल करके लगा दिया कि पुली भी चल रही है तो कैसे। अब इससे एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है, अगर सारी की सारी चीज़ें 1D के अलोंग ही है, यहाँ तो क्या है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, अगर सारी वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन के अलोंग है, दोनों एंड की और पुली की, तो हमें बार बार ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, एक फॉर्मूले से काम चल जाता है। अब हम उस पर आते हैं। नोट वोट करने की कोई खास जरूरत है नहीं, चलो कोई नहीं। देखिए, मान लो ये पुली है, ये ऊपर जा रही है VP, ये एंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है V1, और ये एंड पुली के रेस्पेक्ट में चाहिए नीचे आ रहा हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये भी ऊपर जा रहा है V2। अगर तीनों एक ही लाइन के अलोंग है तो एक सीधा फॉर्मूला होता है VP इक्वल टू, याद है क्या? कैसे आए, कैसे? अभी जो पढ़ा ना वही चीज दोबारा लगा देंगे, जो हमने अभी पढ़ा वही सेम चीज हम दोबारा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सुनिए। एक बार इधर वाला एंड देखो, मान लो ये अप्रोच कर रहे हैं, सपोज ये अप्रोच कर रहे हैं, ये एंड ऊपर जा रहे हैं V1 से और पुली भी ऊपर ही जा रही है VP से, कोई कंपोनेंट करने की तो जरूरत ही नहीं है। और अप्रोच कर रहा है तो ये तेज चल रहा होगा और वो धीरे, तो वेलोसिटी पे अप्रोच कितनी बनी? V1 माइनस VP। अब इधर आओ, ये वाला एंड सेपरेट हो रहा होगा, अब पुली तो ऊपर जा रही है VP से, लेकिन ये एंड भी ऊपर हो रहा है V2 से, परंतु सेपरेट हो रहा है तो VP ज्यादा होगा कि V2? VP। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बनेगी? ये 10 से जा रहा है, ये 2 से आ रहा है, तो कितने से सेपरेट हो रहे हैं? 8 से, मतलब VP माइनस, अगर अपोजिट ही ये चल रहा होता तो ऐड हो जाता है ना। अब रूल कहता है कि ये और ये इक्वल होंगे, तो हमने क्या किया, V1 माइनस VP इज इक्वल टू VP माइनस V2। VP उधर गया, ट्वाइस ऑफ VP इज इक्वल टू V1 प्लस, और उससे बन गया VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना चाहिए अच्छे से। क्लियर है? कैसे यूज रहता है सुने, इसमें यूं ध्यान रखना, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन एक डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकता है कि कोई एक वेलोसिटी ऊपर की बजाय नीचे दे रखी हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ना पुट करके वहां कैसे पुट करेंगे हम? नेगेटिव पुट कर देंगे। क्लियर है ना? देखो कोई एक सवाल लेते हैं इस पे, मैंने एक डायग्राम बनाया है, दिख रहा होगा ना, है ना? फाइंड फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी ऑफ वेव, सेकंड पार्ट वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू b, थर्ड पार्ट वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू, कीजिए। करो कीजिए, देखिए खुद में करवा रहा हूँ।
क्या? देखो जो पुली P1 है वो तो रेस्ट पे है। P2 को देखो आप पहले, ये एंड नीचे 3 से जा रहा है, वो एंड नीचे 5 से, तो पुली मान लो नीचे B से आ रही है, VP फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, VP इज इक्वल टू 3 + 5/2, 8/2 कितना आया 4, और ये पुली रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये 4 से नीचे आया, तो ये 4 से ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया 4 मीटर/सेकेंड, है ना? आ रहा है ना समझ? उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब विद रिस्पेक्ट टू बी हम कैसे निकालें? देखो ए ऊपर जा रहा है 4 से और बी नीचे जा रहा है 3 से। विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने का प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि पहले बी को रेस्ट पे लाओ। बी को रेस्ट पे लाना है तो ऊपर 3 ऐड करना पड़ेगा, जो इसमें किया वो इसमें भी करो। समझ गए? ये तरीका होता है। तो अगर बी रेस्ट पे होता तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 7। नहीं तो बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, सेम में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, छोड़ो उसको। अब सीधा है बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बी को रेस्ट पे लाओ। बी को रेस्ट पे लाना है तो 3 अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसमें किया वो इसमें भी होगा, तो 4 और 3 7। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये इसमें 5 घटाना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 इधर होगा, 5 और 4 9, तो ये आपका बनेगा 9 मीटर/सेकेंड। अभी बताओ क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आ गया पूरा? ठीक है, और देखो इसमें क्या इतने भी कर दो, एक के ऊपर एक मार्क रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पुली बढ़ाने से फर्क पड़ेगा। और मैं पुलिस को बढ़ा रहा हूं, बन गया कोई सिस्टम। एक ही रस्सी है ना इसमें, दिख रहा है ना आपको? ये फिक्स पॉइंट है। ये मान लो मैं ए को बी वेलोसिटी से आगे लेके चलूं तो बी की वेलोसिटी बताओ क्या होगी? बी ए अगर बी है तो बी बी कितनी होगी? करो एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं पुलिस के नाम डाल देता हूँ ताकि आपको करने में कुछ आसानी रहे। 1 2 3 and 4। उतनी स्पीड से चलेगी। देखिए ये फिक्स है, तो इस एंड की वेलोसिटी 0, इस एंड की वेलोसिटी है, पुली की वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी v1 मान लो, v1। तो आपने 1 डायमेंशनल वाला फॉर्मूला लगाया, तो 0 + v1/2 बराबर v। तो v1 कितना आ गया 2v आ गया। यानी कि ये जो एंड है, ये जो एंड ये आगे जा रहा होगा कितनी वेलोसिटी से 2v से। क्लियर है ना? मान लिया मैंने कि इसकी वेलोसिटी vb है, ये पुली तो इससे अटैच है, तो मतलब ये भी आगे जा रहा होगा कितनी वेलोसिटी से vb से। इस एंड की वेलोसिटी आगे v2 मान लो, v2। इसकी नीचे वाले की है 2v, इसकी vb
और इसकी V2 फॉर्मूला लगाया वही हमने, तो VB बराबर आ रहा है ना समझ कैसे लिख रहे हैं, VB बराबर V2 प्लस 2V डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहां से V2 निकाला तो V2 आया ट्वाइस ऑफ VB माइनस 2V। V2 आ गया मेरे पास। अब ये एंड V2 से आगे जा रहा है और ये पुली 3 तो इससे अटैच है, तो ये तो B से ही आगे जा रही है, पुली 3 B से आगे जा रही है। और ये वाला जो एंड है अब पता नहीं कितने से आगे जा रहा है, मैंने मान लिया कि ये एंड आगे कितने से जा रहा है, V3 से। मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगाई तो V बराबर V2 प्लस V3 बाई 2 आ रहा है समझ। मुझे V3 चाहिए तो V3 बराबर 2V माइनस V2, और V2 अभी हम निकाल के बैठे थे 2VB माइनस 2VB, तो V3 बराबर 2V माइनस ट्वाइस ऑफ VB माइनस 2V, 2V से 2V कटेगा और ये आ गया 2 टाइम्स VB। मैं जस्ट एक बार इक्वेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कैसे लगाना है। तो V3 आ गया 2 टाइम्स VB, ये एंड VB से ही चल रहा आगे, कटेगा नहीं मतलब सॉरी 2V माइनस 2V 4V माइनस 2V, ठीक है, ये आ गया V3। उसके बाद अब वापस इस पे आओ, ये V3 से आगे जा रहा है, ये VB से, और ये एंड इससे अटैच है, और ये खुद जा रहा है ब्लॉक कितने से, V से, तो ये वाला एंड V से जा रहा है। इसको देख के बताओ फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। VB इज इक्वल टू V प्लस V3 बाई 2। V3 कितना है 4V माइनस 2VB एंड डिवाइडेड बाई 2। मुझे VB कैलकुलेट करना है, 2 इधर लाए तो 2VB 4V प्लस V 5V माइनस 2VB, तो 4VB इज इक्वल टू 5V, तो VB कितना आ रहा है 5/4। आपका सेम आया भी था कि वैसे ही तुक्का मारा था, या कुछ गलती की थी कहीं। अब ये बताओ क्या ये समझ आ गया है कि नहीं। कोई भी स्टेप में हो सकता है, जैसे एक मिस्टेक आपने अभी बीच में बताई, कहीं कोई और मिस्टेक हो तो अभी बता देना, बाकी करना ये ऐसे है। अब समझियो ये न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन नहीं है, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, मोशन का, कंस्ट्रेंट मोशन का। अभी बताओ ये इस तरह से कई पुलिस आ जाए तो क्या ये तरीका समझ आ चुका है कि नहीं आपको। इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लो कैसे, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में एक तो था ये स्प्रिंग प्लस पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ आपको कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, वो भी काफ़ी काम का होता है, उसको देखो। देखिए कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है। जब भी दो डिफरेंट बॉडीज मोशन में हैं लेकिन उनका कॉन्टैक्ट बना हुआ है, दो अलग अलग बॉडीज मोशन में हैं लेकिन उनका कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो चाहे कहीं चले लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी और दोनों के एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेंगे, सेम, नहीं तो कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल हम लें, एक कॉमन एग्जांपल जो अक्सर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिया जाता है। ये कोई एक वेज है, ठीक है। आपने वेज रोड प्रॉब्लम, ये पहले मैं लिख देता हूँ ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन भी सही चलेगा इसके साथ, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज of two bodies in contact along a direction perpendicular to the contact surface, along a direction perpendicular to the contact surface, it's same। वो क्या रहेगा बिल्कुल,
ठीक है ना। इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये तो ठीक है, यहाँ पे हो गया जो रूल है वो। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि भाई क्या है। ये एक वेज है जो चलने के लिए फ्री है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। मान लो ये एंगल है अल्फा, इसके ऊपर एक रोड है, इस तरह की रोड है, लेकिन साइडों में दीवारें हैं, दोनों साइडों में दीवारें हैं, मतलब रोड हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है। बताओ क्या ये रोड हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएगी? नहीं, ये ओनली कैसे मूव करेगी? वर्टिकली। रोड हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगी, ये ओनली कैसे मूव करेगी? वर्टिकली मूव करेगी। क्लियर है? देखें तो कैसे कैसे कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट यहाँ यूज होगा। मुझे ये बताना है कि अगर वेज, भाई वेज तो आगे ही चलेगा इसको दबाओगे तो, अगर वेज की वेलोसिटी v1 है और रोड की वेलोसिटी v2 है, तो v1 और v2 में रिलेशन लाना है यूजिंग कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। अब ढंग से सीखो कि क्या है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, क्या है। देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए कॉन्टैक्ट सरफेस। यह है कॉन्टैक्ट सरफेस। दो बार बनाओ, एक बार रोड के लिए और एक बार वेज के लिए। ठीक है, आप दो बार कॉन्टैक्ट सरफेस बनाइए, एक बार रोड के लिए एक बार वेज के लिए। सपोज मैं रोड के लिए बना दूं, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस रोड के लिए। ठीक है, ये सेम ऐसी बनेगी वेज के लिए। पहले रोड के लिए देखो। अब बताओ रोड की वेलोसिटी किधर है? नीचे। तो जो रोड की वेलोसिटी है वो तो नीचे है, कितनी है? v2। मुझे फिर से पूरी वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो देखो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये है, और ये एंगल कितना है? अल्फा, है ना। ये एंगल आपका हो गया अल्फा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मुझे इस v2 का टुकड़ा चाहिए इधर, कंपोनेंट चाहिए इधर, ये चाहिए। ढूंढो जी एंगल, ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना हो गया? तो v2 का कंपोनेंट ये कितना है? v2 cos। रोड का बन गया डायग्राम, है ना। रोड के लिए तो मैंने जो मेरे काम की चीज है, जैसे पिछले कंस्ट्रेंट में अप्रोच और सेपरेशन निकालते थे, यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालते थे। आ गया v2 cos अल्फा। अब चलो आप किस पे? वेज पे। लो अब मैं ये हटाता हूँ। अब मैं रोड के बाद वेज पे चल रहा हूँ। वेज के लिए भी कॉन्टैक्ट सरफेस तो यही है। अब वेज की वेलोसिटी किधर है? आगे कितनी? v1। पहले तो मैंने सीधी बना दी, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे किस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। उसके लिए एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल अल्फा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी अल्फा। तो उधर तो कंपोनेंट cos अल्फा, तो इधर क्या होगा? sin अल्फा। जब मैं इसका ये कंपोनेंट करूंगा, ये कंपोनेंट, भाई बच्चे क्या करते हैं डायग्राम बनाएंगे, कंपोनेंट उससे भी बड़ा दिखा रखा है, बोले इधर कर दिया, तो इधर ऐसे करते हैं परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा? v1 sin अल्फा। लो जी ये वेज का भी आ गया v1 sin अल्फा। अब रूल क्या कहता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? सेम, है ना। और सेम चीज एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। अगर इसकी एक्सेलरेशन a1 हो, इसकी a2 हो, तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। क्लियर? तो आपने ये इन दोनों को इक्वेट किया, v2 cos अल्फा इज इक्वल टू v1 sin अल्फा, और यहां से v2 बराबर आ गया v1 इंटू tan अल्फा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन होती तो a2 बराबर हो जाता a1 इंटू tan। अब बताओ काइनेमेटिक्स का ये वाला पार्ट समझ आने लगा है कि कंस्ट्रेंट वाला पार्ट, है ना। मैंने दो कंस्ट्रेंट पढ़ा दिए। कंस्ट्रेंट्स कई होते हैं, वो तो हर एक रूल नहीं बना के दिया जाता, आप अपने आप देख लेंगे सवाल में। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है दो हैं, एक स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट और दूसरा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। दोनों के मैंने रूल की तरह आपको एक एक एग्जांपल लेके बता दिए। पहले ये बताओ क्या यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं कंस्ट्रेंट? ठीक है, आज की क्लास में मेनली मैं ये कंस्ट्रेंट ही ले रहा था इस तरह से।
अब एक और चीज सुनो, मेरी अगली क्लास होगी दूसरे सेक्शन में, तो मैं उसमें ये नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक तो वही काम होगा जब ये रिकॉर्ड ही हो रहे हैं, सेम ही चीज़ 2-3 बार का क्या मतलब है? क्या आप अटेंड कर पाओगे? एक आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती है और कुछ है नहीं। तो मैं न्यूटन्स लॉ पे कुछ और चीज़ें करवाऊंगा, कुछ और चीज़ें एक और क्लास में होगी, उसमें मैं मोशन पे कुछ और चीज़ें करूँगा। अब वो यार आपका काम होगा कि एक आधा घंटा घर निकाल के और ये अटेंड करें, नहीं तो क्या होगा, वही चीज़ 3 बार करवाना मतलब ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, यही तो बेनिफिट है इस चीज़ का। समझ आ गया यहाँ तक कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट्स और ये सब। इसके बाद वो प्रॉब्लम है आपके पास, बोलिए। देखिए मैं 1-2 क्वेश्चंस लेता हूँ। सुनिए, ये इनका सवाल है, अब मैं कंस्ट्रेंट वर्ड हटा देता हूँ बीच में। ट्राई करेंगे आप ये सवाल अभी। बुक का नाम है एनटीएससी एक्सप्लोरर। क्या इसमें एनटीएससी के आए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं? दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इन्होंने यूं दिखाया है, एक बॉल है बी, मे भी एनर्जी पे हो सकता है, मे भी जिस तरह का सवाल लग रहा है वर्क एनर्जी का हो सकता है, कोई बात नहीं। ये बॉल ए है जो कि यहां से 0.8 मीटर ऊपर है ना। बॉल ए विद मास ऑफ 4 kg, इसका मास है 4 kg, ये आपको दिया गया है। इट स्वंग बैक टू 0.8 मीटर अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको ऊपर ले गए और यहाँ एंड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से इसको रेस्ट से छोड़ा और ये बॉल बी को हिट करती है। आफ्टर द कोलिजन बॉल ए रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर। आफ्टर द कोलिजन बॉल ए वापिस आती है, टकरा के वापिस आती है, लेकिन दोबारा इतनी हाइट तक नहीं जाती, दोबारा केवल कितनी हाइट तक जाती है? दोबारा अगली बार जो हो गई बॉल कितनी हाइट तक गई? 0.2 मीटर। एंड बॉल बी स्विंग्स अप टू अ हाइट ऑफ 0.05 मीटर। और जो दूसरी बॉल है टक्कर के बाद वो थोड़ी सी हाइट तक ही ऊपर गई है, वो कितनी हाइट तक ऊपर गई है? समझ रहे हो क्या? इसको 0.8 मीटर से छोड़ा, टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये तो वापस 0.2 मीटर तक आई और वो बॉल कहां तक गई है? 0.05 मीटर तक। ठीक है, हाउ फास्ट इज बॉल ए गोइंग जस्ट बिफोर द कोलिजन? एक तो ये है टक्कर से जस्ट पहले बॉल ए की स्पीड क्या है? टक्कर से जस्ट पहले बॉल ए की स्पीड क्या है? वी ए एंड मास ऑफ द बॉल बी। आपको दो चीजें निकालनी है, वी ए और एम बी। मैं ऑप्शंस लिखता हूं जो दिए हैं यहाँ, ऐसा यूनिट में है। पहला ऑप्शन है 2 and 24, दूसरा ऑप्शन है 2 and 12, तीसरा ऑप्शन है 4 and 12 एंड चौथा ऑप्शन है 4 and 24। ये मीटर पर सेकंड ये कीजिए एक बार ट्राई, में भी एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करें। कीजिए भी, आप ट्राई कीजिए 2 मिनट। मतलब आए हुए क्वेश्चन है, वैसे आए हुए चलेंगे, ये वाला सवाल आया होगा, चलो कोई नहीं। देखो फर्स्ट पार्ट तो केवल डायरेक्ट हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से,
स्पीड ऑफ बॉल ए, बी का भी कोई रोल ही नहीं है, आप इसको जीरो लेवल मान लो, जीरो लेवल। जीपी इनिशियल, बी को छोड़ो अभी, जीपी इनिशियल ए की कितनी है, एम जी 10 मान लो और एच 4 8 32 32 जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, रिलीज किया तो 0। फाइनली ये ग्राउंड लेवल पे आ गया, मतलब इसी को मैंने जीरो लेवल माना है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ए की 0 एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल ए की हाफ इंटू एम इंटू बी ए का स्क्वायर। ये है बी ए यहाँ जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये 2 32/2 16 बी ए स्क्वायर आ गया 16। आ रहा है समझ एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों लगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि टक्कर से पहले उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव है, एक टेंशन फोर्स लग रही है जो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन आप तो ऐसे ही लगा देते हो एनर्जी कंजर्वेशन, पहले कंडीशन चेक कर दी आनी चाहिए। ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव है और टेंशन फोर्स लग रहा है जो कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस टेंशन की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए के परपेंडिकुलर रहेगी। कब लगता है एनर्जी कंजर्वेशन, जब या तो कंजर्वेटिव फोर्स लगे या अगर नॉन कंजर्वेटिव भी लगे तो उनका वर्क 0 हो। तो बी ए स्क्वायर 16, तो बी ए कितना आ गया 4, बी ए 4, इट मीन्स ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचे आपके, समझ रहे हो ना ये, ठीक है। या तो ये होगा या फिर ये होगा, 4 12 4 24। अब मुझे चाहिए मास ऑफ बी, ये कैसे निकालें, इसमें एक चीज नहीं दे रखी यार कि कोलिजन इलास्टिक है, ऐसे नहीं होगा ये। आप एनर्जी कंजर्व मान सकते हो आगे कोलिजन के बाद, लेकिन वो तभी होगा जब कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक। या फिर ई का जिक्र किया हमने कभी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर वो दे रखा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, या पता नहीं मैं पढ़ने में भूल गया हूँ, कहीं लिखना चाहिए कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, तब आप एनर्जी लास्ट तक कंजर्व करवा सकते हो, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वेट करो। इनिशियल एनर्जी तो हमने निकाली 32 जूल है, बीच में जी कोई फेरबदल हुआ हो, इनिशियल एनर्जी 32 जूल है। फाइनली ये भी इतनी हाइट पे आया और ये भी इतनी हाइट पे आया, समझ रहे हो, ये कितनी हाइट तक आया 0.2, ए आया 0.2 हाइट तक, तो ए की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 4 इंटू 10 इंटू 0.2 कितना आ गया 8 आया। फाइनली 8 तो इसमें है, उसमें देखो उसमें एम हमें पता नहीं है, इंटू जी इंटू ये हाइट थोड़ी सी हाइट है, तो जी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 8 प्लस एम इंटू 0.5, इसकी और इसकी, और इनिशियल कितनी थी 32 है ना। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, तो इन दोनों को इक्वेट किया 32 इज इक्वल टू 8 प्लस m इंटू 0.5, 32 माइनस 8 24 बराबर m इंटू 0.5, लेकिन उससे तो ये 1/2 है, उधर जाके तो m कितना आया 48 kg आ रहा है। 48 kg तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो 12 है या 24, फिर कैसे करें मुझे मास चाहिए, बी का मास चाहिए कि बी का मास कितना है, कैसे करें बताओ। दोबारा से मैं सवाल पढ़ता हूँ, कहीं कोलिजन के बारे में कुछ बता। 2 balls hang from strings of same length. Ball A with a mass of 4 kg is swung back to a point 0.8 meter above its equilibrium position. ठीक है, ball A is released from rest and swings down and hits top view. After the collision, ball A rebounds to a height of 0.2 meter above its equilibrium position, and ball B swings up to a height of 0.05 meter. Ball B वहाँ तक चली। How fast is ball A going before the collision? ठीक है। Also find the mass of mass 0.2 above the equilibrium position. 0.2 meter above the equilibrium position. मैंने कहाँ से लिया? इक्विलिब्रियम पोजीशन यही तो है। अरे इक्विलिब्रियम यही है, दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, दोनों की ही इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है, ठीक है। यहीं से 0.2 मीटर ऊपर गया। क्या सवाल आपकी उसमें भी था नहीं है ना? देखो होगा तो ये ऐसे सिंपल, एक बार एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी आई,
और दूसरी बार एनर्जी कंजर्वेशन से ये मास आएगा। तरीका आ गया समझ में कैसे? इसमें सॉल्यूशन है और आपकी किताब है क्या? ठीक है, तो आंसर इसका आएगा 4 and 40। समझ आ गया क्या कैसे किया? क्लियर है सभी को? मतलब हमें एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना था और कुछ नहीं लगाना था। क्लियर है? हमें बताना था मास ऑफ बी कितना है, तो वो हमने यहाँ से देख लिया। और क्या हो सकता है इस सवाल में कि अगर कोलिजन का टाइप कुछ दे दिया जाता, सपोज ई की वैल्यू दे दी जाती कि कोलिजन में ई इतना है, एक से छोटा होता है, तो फिर ये कोलिजन इलास्टिक नहीं, फिर ये कोलिजन कैसा हो जाता है? इन इलास्टिक। और वहाँ पे फिर बॉल की जो स्पीड है वो जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। अच्छा, इसी सवाल को अगर आप डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन ना लगाएं तो देखिए, टक्कर से जस्ट पहले एक ही स्पीड कितनी आई अभी निकाली हमने? 4। टक्कर से जस्ट पहले एक ही स्पीड 4 आई, ठीक है। टक्कर के बाद पता नहीं एक आगे गया एक पीछे आया, टक्कर के बाद भी मुझे एक ही स्पीड पता है, टक्कर के बाद भी मुझे एक ही स्पीड पता है। कैसे पता है? कैसे पता है? सुनो, अब मैं बताता हूँ इसमें और क्या हो सकता है, किस तरह से चेंज हम करें। ए वापस कितनी हाइट तक राइज करके आ रहा है? 0.2। तो मान लो टक्कर के बाद इनिशियल स्पीड ए की यूए है, यूए, तो अगर वो एच हाइट तक गया है तो एच हाइट का फॉर्मूला होगा ua²/2g, और यूए कैन बी रिटन एज √2g एच। एनर्जी कंजर्वेशन से होता है। तो एक बार यूए निकालो टक्कर के जस्ट बाद, यूए बराबर √2 × g 10, और एच कितनी हाइट तक गया? 0.2 तक गया ना। 0.2 × 10 2 × 2 2 आ गया √2 से बाहर। यानी कि टक्कर से पहले तो एक ही स्पीड कितनी है? 4, और टक्कर के बाद एक ही स्पीड कितनी है? 2। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा यहाँ पे। ये बॉल ए, ये बॉल बी। बिफोर द कोलिजन इसकी स्पीड 4 है और इसकी स्पीड है 0। आफ्टर द कोलिजन ए की स्पीड तो हमें पता लगी कितनी है? 2। बी की स्पीड भी पता है, कितनी हाइट तक राइज कर रहा है वो? 0.05, ठीक है, 0.05 तक राइज कर रहे हैं। तो जो उसकी हाइट होगी ub²/2g, ub = √2gh। हम एक और चीज चेक कर रहे हैं क्योंकि आंसर मैच भी नहीं हुआ था, तो दूसरे तरीके से जाके देख रहे हैं। ub = √2gh, 2 × g 10, और h कितना है? 0.05। 0.05 आया, तो 10 से 0.5 आ गया, 0.5 × 2 1, यानी कि ये √1 is 1, यानी कि टक्कर के बाद इसकी बी की स्पीड आ गई कितनी है? 1। केवल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, केवल मोमेंटम कंजर्वेशन। कैसे? इसका मास कितना दे रखा है? ए का 4, इनिशियल मोमेंटम 4 × 4 16, और प्लस 0, फाइनल मोमेंटम 4 × 2 8, -8 इधर हुआ। देखो मैं दूसरे तरीके से जा रहा हूं, -8 प्लस m × 1। मोमेंटम लिखना आ गया? कैसे लिख रहे हैं? अब आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो 16 = -8 प्लस m, और m कितना आ गया? 24। इससे तो आंसर एक ऑप्शन मैच। अब पिछले में फिर क्या गलती थी और क्यों हम इससे गए? पिछले में क्या गलती थी? हमने एक चीज एज्यूम कर ली कि दोनों चीजें एक ही साथ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। पिछले में हम क्या एज्यूम कर बैठे? उस तरीके से गए, आंसर मैच नहीं हुआ। हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियल एनर्जी 32, टक्कर हुई, बीच में कुछ भी हुआ, हमने यूं मान लिया कि दोनों अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही टाइम पे आए हो। जबकि ऐसा हो सकता है जब एक हाईएस्ट पॉइंट पे आया हो तो दूसरे में कुछ काइनेटिक एनर्जी हो। समझ रहे हो? तो फिर हम दूसरे तरीके से गए। कैसे? टक्कर से जस्ट पहले एक ही स्पीड निकाली, दोनों की हाइट कितनी राइज की वो दे रखी है, हाइट कितना राइज किया दोनों ने वो दे रखा है ना। तो टक्कर के बाद हमने दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी चलने वाली वो निकाली। क्लियर है? कैसे निकाली समझ में आ रहा है? बाद में ए पे अलग एनर्जी कंजर्वेशन, बी पे अलग एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है? और उसके बाद मैंने लगाया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मेरा सवाल ये है, ये जो दूसरा सॉल्यूशन मैंने किया, क्या इसमें इस बात की जरूरत है कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं? बताओ।
देखो यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन वो कोलिजन से पहले ये निकला, ए में एनर्जी कंजर्वेशन यहां से यहां, ये कोलिजन के बाद है, कोलिजन के दौरान तो नहीं लगाया। बी में एनर्जी कंजर्वेशन यहां से यहां, वो भी कोलिजन के बाद है। और मोमेंटम कंजर्वेशन तो इलास्टिक कोलिजन में भी लगता है और इन इलास्टिक में। वो जो हमारा आंसर आ रहा था ना 48, वो आंसर कब होता है जब एक तो ये दिया हो कि कोलिजन कैसा है इलास्टिक, और दूसरा ये दिया हो कि बाद में दोनों ही बॉडीज अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ हुई। अब बताओ क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, हालांकि ये फोर्सेस का मोशन का क्वेश्चन ना होके इस बुक में तो शायद मोशन वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन। क्या सभी बच्चों को समझ आ गया है कि नहीं? और एक और सवाल आप पूछ रहे थे, इसमें नहीं है। चलिए तो ये बताओ कंस्ट्रेंट वाला पार्ट, कंस्ट्रेंट वाले रूल्स, वो तो आप सभी को क्लियर हो गए ना अभी, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में ऊपर कुछ और करवा रहा हूँ, तो आप अपना एक बार घर जाके ना देख लेना कि क्या कुछ आज पढ़ा है, ठीक है।